गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका शुभांशु कुमार और ये आपका यूट्यूब चैनल, प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी बडी इलेक्ट्रिकल में मैं आपको तहे दिल से शुभकामनाएं करता हूं। और ये आपका चल रहा है सब स्टेशन सीरीज, जिसमें मैं आज आपको आइसोलेटर, फीडर एंड आपका बस कपलर के बारे में पढ़ाऊंगा। और मैं दुआ करता हूं कि अब तक आप जितने भी एपिसोड देखे होंगे, छह एपिसोड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसमें मैंने पहला एपिसोड में आपको बताया था कि स्विच यार्ड एंड द स्विच गियर के बारे में बताया था। सेकंड वाले में मैंने आपको बताया था कि स्विच यार्ड एंड सब स्टेशन के बीच में अंतर क्या होता है, और मैंने कंपोनेंट्स ऑफ स्विच यार्ड एंड सब स्टेशन के बारे में बताया था। थर्ड में मैंने थोड़े डिटेल में गया था और कंपोनेंट ऑफ स्विच सब स्टेशन के बारे में बताया था। मैं सब स्टेशन का 10 कंपोनेंट को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी दिया था। आप वो लेक्चर जाके जरूर देख सकते हो, दैट इज एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 4 में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के बारे में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होता क्या है। फिर मैंने एपिसोड 5 में जाकर के बस बार के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि बस बार एक इलेक्ट्रिकल एक हॉलो बार होता है, जिससे क्या होता है कि पूरे सब स्टेशन में करंट पहुंचाने का काम बस बार का होता है। फिर मैंने छठे वाले में आपको रिले के बारे में बताया था, और सातवां जो कि कल निकला है उसमें मैंने आपको सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर के बारे में पढ़ाया था। आइसोलेटर आइसोलेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, बट क्या है कि आइसोलेटर के बारे में मैंने बताया था, बट बात यह है कि आइसोलेटर के बारे में बताया था, बट आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना मेरे लिए जरूरी बन गया, इसलिए दैट इज वाई मैंने इसमें भी आइसोलेटर कुछ ऐड किया है। जो पहले आइसोलेटर पढ़े थे और अभी जो आइसोलेटर पढ़ोगे, अभी के आइसोलेटर में मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, जो चीज आपको जानना जरूरी है। अगर वो नहीं जानते तो आप जरूर इस लेक्चर को एक्सेस करिए। और इसमें मैं दो और कंपोनेंट, इसके बजाय दो और कंपोनेंट के बारे में भी पढ़ाऊंगा, जो कि है बस कपलर एंड फीडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कपलर एंड फीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसे आपको जरूर देखना चाहिए। और आइसोलेटर के बारे में मैं इसमें एनिमेटेड वीडियोस भी लाया हूं, जिसे आपको देख करके मजा आ जाएगा। आप इस लेक्चर को जरूर एक्सेस करिए। और मैं आपको एक रिकैप जरूर दे देता हूँ। रिले क्या होता है, कोई बता सकता है? रिले एक ऐसा सेंसिंग डिवाइस होता है जो कभी फॉल्ट हो जाने पर करंट बढ़ जाता है, और उस बढ़ते हुए करंट जो कंपोनेंट की तरफ आ रहे हैं उसे जान लेता है। और जब फॉल्टी करंट जब आता है और जब रिले को पार करता है, तो रिले को पता चल जाता है, अरे बहुत ज्यादा करंट या बहुत ज्यादा वोल्टेज जा रहा है, मुझे काम करना चाहिए, मुझे सर्किट ब्रेकर को ये बात बता देना चाहिए। तो क्या करते हैं, ट्रिगर भेजता है। एक ट्रिगर भेजता है, किसको भेजता है? सर्किट ब्रेकर को भेजता है। सर्किट ब्रेकर जान जाता है कि फॉल्टी करंट आ रहा है, बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, ये मेरे कंपोनेंट को खराब कर देगा। दैट इज वाई क्या करता है, सर्किट ब्रेकर भी अपना एक्शन लेता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। और बीच से ब्रेक करने पर करंट पार नहीं हो पाता है। और अगर आर्किंग भी होता है तो एयर एयर सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर या SF6 सर्किट ब्रेकर उस आर्किंग को भी बुझा देता है और करंट को पहुंचने नहीं देता है, जिससे क्या होता है, कंपोनेंट सेफ रहता है और खराब डैमेज नहीं होता है। चलिए, मैंने आपको एक रिकैप दे दिया। और आइसोलेटर क्या होता है, इसका भी एक रिकैप दे देता हूं। किसी भी सर्किट या किसी भी यूनिट में अगर कोई मेंटेनेंस वर्क हो या कोई भी बड़ा हादसा हो जाए, तो हमको एक सर्किट को ही बंद करना पड़ता है। तो एज अ स्विचिंग डिवाइस ये क्या करता है कि वो सर पूरे यूनिट का ही बिजली गुल कर देता है। बिजली गुल करने से क्या होता है, बिजली गुल करने पर करंट, फॉल्टी करंट पार नहीं हो पाता, फॉल्टी करंट भी पार नहीं होगा। प्लस क्या होगा, मेंटेनेंस वर्क के टाइम सेफ्टी भी बनी रहेगी। सेफ्टी बनने के साथ साथ ये क्या करेगा कि एक पूरे सर्किट को आइसोलेट भी कर देगा, ताकि उसमें साफ सफाई से लेकर के सारा मेंटेनेंस काम हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि आइसोलेटर एंड जो सर्किट ब्रेकर है, दोनों के बीच अंतर क्या होता है। दोनों के अंतर के बारे में भी अच्छे से जान लीजिए कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, फॉल्ट की ही कंडीशन में काम करता है, बट आइसोलेटर जरूरी नहीं फॉल्ट के कंडीशन में काम करे। ये ऐसा भी हो सकता है कि क्लीनिंग या मैकेनिकल वर्क हो तो पूरे यूनिट का बिजली गुल करना पड़े, तो बिजली गुल करने के लिए भी आइसोलेटर का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम इसमें जाया नहीं करते, इसके बारे में आप जान गए हैं। और मैं ये जो स्लाइड है, इसमें मैं आपको जो आइसोलेटर होता है उसके बारे में थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ, लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। चलिए, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन डिवाइस। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन डिवाइस आइसोलेटर को ही बोला जा रहा है। वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ जितना भी चीज लिखा उसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और समराइज कर दूंगा, ठीक है।
अनवीलिंग द आइसोलेटर, आइसोलेटर को पूरा खोल करके देखते हैं, वही लिखा है अनवीलिंग टू आइसोलेटर, आइसोलेटर को पूरे खोल करके देखना, आइसोलेटर के बारे में एक एक चीज के बारे में जानना, उसी को हम लोग अनवीलिंग द आइसोलेटर कहते हैं। और आइसोलेशन के बारे में समझेंगे कि किसी भी सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसोलेटर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन डिवाइस क्या है, आइसोलेटर है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन डिवाइस दैट इज आइसोलेटर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का क्या इंश्योर करता है, सेफ्टी बने रहे और टिकाऊ बने रहे, रिलायबिलिटी उसका मेंटेन रहना चाहिए। अमॉन्ग दिस डिवाइसेस the isolator stand as a vital component responsible for disconnecting a circuit from the power supply। पावर सप्लाई से क्या करे, किसी यूनिट या किसी सर्किट की क्या करेगा, पावर सप्लाई से कट कर देगा। पावर सप्लाई में से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो उस सर्किट या यूनिट में जाता है उसे बीच से तोड़ देगा। बोले नहीं नहीं जाना है, रुक जाओ, अंदर में काम चल रहा है, पहले काम खत्म हो जाने दो, फिर मैं स्विच ऑन करूंगा, तब तुम वापस से चल जाना। ये एक स्लो मैकेनिज्म होता है। Among these devices, the isolator stand as a vital component responsible for disconnecting a circuit। एक सर्किट या यूनिट को डिस्कनेक्ट कर देता है from the power supply। In essence, an isolator is the switch designed for isolating a specific section of the electrical circuit। हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, हर एक यूनिट का अपना आइसोलेटर होता है, ताकि किसी यूनिट में फॉल्ट हो जाए या किसी यूनिट में मेंटेनेंस काम हो तो आइसोलेटर क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा। जैसे देखिए इस तरह से आइसोलेटर लगा हुआ है, क्या करेगा, तुरंत खुल जाएगा। आइसोलेटर इस तरह लगा, तुरंत खुल जाएगा। खुलने से क्या होगा, उस सर्किट में पावर सप्लाई नहीं जाएगा। पावर सप्लाई नहीं जाएगा तो वहां पर जो भी पर्सनल काम करेंगे या जो भी मेंटेनर, जो भी ट्रेनी वगैरह काम करेंगे, उनका जो लाइफ है वो सेफ रहे या फिर सेफली काम करे, इसीलिए आइसोलेटर का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिवली ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द पावर सोर्स एंड द लोड। पावर सोर्स और लोड के बीच का क्या करता है, कनेक्शन को तोड़ देता है। लोड यहाँ बोला जा रहा है उस सर्किट या उस यूनिट में जो भी जितना भी आपका डिवाइसेस लगा है, जैसे ट्रांसफार्मर लगा होगा, रेक्टिफायर लगा होगा, जैसे कि आपका रिले लगा होगा, सर्किट ब्रेकर लगा होगा, सबका कनेक्शन को तोड़ देगा और पावर सप्लाई से, ताकि किसमें करंट ना जा पाए। करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा कि आप आदमी का लाइफ भी सेफ रहेगा। दिस एक्शन इज इसेंशियल फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग सेफ्टी, मैंने बताया सेफ्टी बने रहेंगे ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है। प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल एनर्जाइजेशन, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप सर्किट ब्रेकर तो सर्किट तोड़ दिया है, बट उसके अंदर क्या होता है, लीकेज करंट, लीकेज बहुत छोटा करंट होता है। छोटे करंट की वजह से क्या होता है, छोटे करंट की वजह से आपका क्या होता है कि थोड़ा बहुत करंट जाता है, लीकेज करंट जाता है, और लीकेज करंट की वजह से इनर्जाइजेशन हो जाता है। उसमें क्या होगा, चार्जेस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और कोई भी अगर इंसान उसे छू लेगा तो क्या हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। इसीलिए पूरे मेन सर्किट का ही बत्ती गुल कर दिया जाता है। बत्ती गुल करने पर क्या होता है कि मेंटेनेंस जो भी कर रहे हैं, जो भी पर्सन मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं, उनको करंट ना लगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। एंड आइसोलेटिंग द फॉल्ट इक्विपमेंट टू प्रिवेंट डैमेज टू द एंटायर सिस्टम, और पूरे एंटायर सिस्टम को भी डैमेज ना हो इनर्जाइजेशन की वजह से, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आइसोलेटर का यूज करते हैं। द यूज ऑफ आइसोलेटर इज क्रूशियल इन अ वाइड एरे ऑफ एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल कमर्शियल फैसिलिटीज टू द रेसिडेंशियल सेटिंग्स। इंडस्ट्रियल कमर्शियल फैसिलिटीज लेके रेसिडेंशियल सब जगह इसका यूज होता है। दिस सब एज अ फंडामेंटल एलिमेंट इन द सेफ एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सेफ्टी एज वेल एज रिलायबिलिटी मेंटेन करके रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिडुअल चार्ज एज एन आइसोलेटर, आइसोलेटर के अंदर एक रेसिडुअल चार्ज बनता है, उसके बारे में समझते हैं क्या होता है। देखिए इस चीज के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, और ये चीज बहुत जरूरी है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस बन सकता है। दैट इज वाई ये आपको लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। रेसिडुअल चार्जेस इन आइसोलेटर, डिस्पाइट आइसोलेटिंग अ डिवाइस, आइसोलेटर माइट रिटेन अ रेसिडुअल चार्ज ड्यू टू कैपेसिटेंस इफेक्ट। देखिए बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं कि कैपेसिटेंस कैसे बन जाएगा, यहाँ कैपेसिटेंस इफेक्ट कैसे होगा। पहले उससे जानने से पहले ये समझ लीजिए कि रेसिडुअल चार्जेस होता क्या है। आप सर यहाँ पहले बता दो, सर ये क्या क्या लिख देते हो, रेसिडुअल चार्जेस पहले बताए नहीं, आगे कैपेसिटेंस इफेक्ट बताने लगे। नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेसिडुअल चार्जेस होता क्या है। रेसिडुअल चार्जेस मीन्स जब आइसोलेटर बंद रहेगा, आइसोलेटर जब बंद रहेगा और आइसोलेटर को जब हम खोल देंगे ताकि उस सर्किट में मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना है, तो जब उसे हम लोग खोल देंगे तो क्या होगा कि खोल देने पर कुछ चार्जेस उसमें अंदर रह जाएंगे, और उस रहने वाले चार्ज को रेसिडुअल चार्ज कहेंगे। रेसिडुअल मतलब बचा,
बचा हुआ, और चार्ज मतलब तो चार्ज होते हैं, तो बचे हुए जो चार्ज रहेंगे आइसोलेटर को खोल देने पर भी, ओपन कर देने पर भी, उसे रेसिडुअल चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं सर्किट ब्रेकर में ही डी एनर्जाइजेशन हो जाए, इसमें भी हो सकता है, बट इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं इसके बारे में समझेंगे। डिस्पाइट आइसोलेटिंग सर्किट, सर्किट को आइसोलेट कर देने के बाद भी आइसोलेटर का क्या होता है, रेसिडुअल चार्ज शो करता है, रेसिडुअल चार्ज रह जाता है, जो कैपेसिटेंस इफेक्ट शो करता है। व्हाट इज अ कैपेसिटेंस इफेक्ट सर, वो बताओ, और कैपेसिटेंस कैसे बन जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आइसोलेटर है ये, देखिए मान लीजिए ये आइसोलेटर, इधर मत गौर करिए, देखिए मान लीजिए ये भी आइसोलेटर है, ये क्या है, डंटा ऊपर और नीचे ग्राउंड, मैं दिखाता हूँ कैसे, पेन लेता हूँ, देखिए ऊपर, देखिए ये ग्राउंड है, और क्या है ऊपर में ऐसे टावर जैसा लगा रहेगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, आइसोलेटर लगा हुआ है, दिस इज एन आइसोलेटर, है ना। ये बंद, ये बंद खोलने वाला, देखिए ये वाला क्या है, यहाँ पर जाकर के सट जाएगा तो क्या होगा, बंद है, और ये जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा कि करंट बहेगा, करंट बहेगा, और ये वाला चीज इधर से सटा रहेगा, ठीक ना, इस तरह से सटा रहता है, तो क्या होगा, करंट, करंट क्या होगा, इसमें बहेगा। मैं देखिए लेजर पॉइंटर से समझाता हूँ। देखिए पहले यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट क्या होगा, बहेगा 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 बहेगा, इसके अंदर चला जाएगा, है ना। तो क्या होता है, देखिए ऊपर एक डंटा, नीचे एक ग्राउंड का डंटा, ऊपर का डंटा नीचे का डंटा, कैपेसिटेंस इफेक्ट, कैपेसिटेंस में दो डंटे होते हैं, प्लेट 1 प्लेट 2, दो प्लेट होते हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2, और दोनों के बीच क्या होता है, चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, चार्जेस एक्यूमुलेशन के बाद में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाले फिनोमेना भी शो करता है। देयरफॉर ऊपर वाला डंटा में चार्जेस एक्यूमुलेट होगा, ग्राउंड भी एक तरह का प्लेट की तरह काम करेगा, देयरफॉर इट कैन शो अ कैपेसिटेंस कैपेसिटिव इफेक्ट, कैपेसिटिव इफेक्ट शो करेगा। इसको हम खोल दिए, बट चार्जेस तो स्टोर हैं, कुछ रेसिडुअल चार्जेस तो स्टोर हैं, वो तो अपना इफेक्ट शो करेंगे। चलिए आगे समझते हैं क्या इफेक्ट शो करेंगे। चलिए, तो डिस्पाइट आइसोलेटिंग सर्किट, कुछ चार्जेस बच जाते हैं, इसको रेसिडुअल चार्जेस कहते हैं, और वो रेसिडुअल चार्जेस कैपेसिटेंस इफेक्ट शो करेगा। व्हेन अ सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाय एन आइसोलेटर, द कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन द सर्किट में स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। आप जानते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर कैपेसिटेंस लग जाता है, तो कैपेसिटेंस लग जाने के बाद भी उसमें क्या होता है कि जो चार्ज हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ डिस्चार्ज होगा, तो फिर वो करंट को भेजेगा, और उस करंट को भेजने के दरमियान कोई अगर बीच में आ जाए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो व्हेन अ सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाय एन आइसोलेटर, द कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन द सर्किट में स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही चार्जेस के बारे में बात कर रहा है, कुछ चार्जेस को स्टोर कर लेगा। द स्टोर्ड एनर्जी कैन डिस्पाइट डिस्चार्जेस स्पार्क और आर्क, स्पार्किंग या फिर आर्किंग के थ्रू क्या करेगा, अपने सारे एनर्जी को डिस्चार्ज, मतलब कैपेसिटेंस डिस्चार्ज हो जाएगा, इस पोटेंशियली कॉजिंग हार्म टू द पर्सनल और डैमेज टू द इक्विपमेंट, या तो इक्विपमेंट को खराब कर देगा, या फिर जो भी आदमी काम कर रहे हैं उसको डैमेज पहुंचा देगा। देयरफॉर इट इज क्रूशियल टू इंश्योर दैट द आइसोलेटर हैज कंप्लीटली डिस्चार्ज, इसीलिए ये इंश्योर किया जाता है कि रेसिडुअल चार्ज नहीं बचना चाहिए। रेसिडुअल चार्ज बहुत खतरनाक है हमारे लिए। जिस तरह शेर या फिर बाघ के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो आपके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा, ठीक उसी तरह ये जो होता है सबस्टेशन का बाघ या शेर होता है, जिससे आपके लिए हमेशा खतरा बना रहेगा, और आपको रेसिडुअल चार्ज पहले खत्म करना होगा, फिर आपका क्या होगा, सेफ्टी बरकरार रहेगा। क्योंकि अगर इससे इलेक्ट्रिक आर्किंग या इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होगा तो उससे आपको बहुत ज्यादा शॉक लग सकता है और आपको डैमेज भी पहुंचा सकता है। ठीक है, बिफोर कंडक्टिंग एनी मेंटेनेंस ऑन वर्क, किसी भी मेंटेनेंस वर्क से पहले आपका रेसिडुअल चार्ज खत्म करना होगा। दिस डिस्चार्ज इज यूजुअली अचीव बाय ग्राउंडिंग द आइसोलेटेड सिस्टम और बाय, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, एक वायर के थ्रू क्या करेंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे, और ग्राउंडिंग करने से क्या होगा, कोई भी रेसिडुअल चार्ज होगा तो ग्राउंड को लेगा, आओ मेरे पास, आओ आओ, अपने पास बुलाएगा, और क्या होगा, सारे चार्जेस को अपने में संभालेगा। सेफ्टी प्रिकॉशन, ऑलवेज यूज अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमेशा पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन करके ही सबस्टेशन जाना चाहिए। आपसे पूछ सकते हो कि, कोई भी पूछ सकता है कि आपसे इंटरव्यूअर का क्वेश्चन बन गया, चलिए शॉर्ट नोट्स में लिख डालिए कि एक क्वेश्चन बनेगा कि आपको पीपीई किट क्यों पहन करके सबस्टेशन घुसना चाहिए। पीपीई किट पहन करके इसलिए घुसना चाहिए बिकॉज
आइसोलेटर पे या फिर किसी भी डिवाइसेस के बस बार में भी आपका कैपेसिटेंस इफेक्ट शो कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें भी ऊपर में चार्जेस चल रहे, करंट बह रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर में चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, नीचे में चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। जहां पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है वहां करंट तो फ्लो होगा, तो करंट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल आर्किंग। तो इलेक्ट्रिकल आर्क के थ्रू या इलेक्ट्रिकल स्पार्क के थ्रू करंट बह जाने की वजह से आपको डैमेज पहुंचा सकता है। देयरफॉर यू शुड ऑलवेज वेयर अ पीपीई किट, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, when working near the electrical equipment. This include इसमें क्या क्या हो सकता है, ग्लव्स हो सकता है, आंख के लिए आंख को बचाना होगा, आंख अगर खराब हो जाने से आदमी अंधा भी हो सकता है। therefore we have to wear an eye protections and footwear. फुटवेयर में आपका जो जूता होता है वो स्टील वाला जूता, हाँ भैया वही वाला जूता, वो वाला भी जूता आपको पहन के जाना होगा। स्टील का नहीं रहता है, अंदर में स्टील की कास्टिंग होती है, और मेनली वो जो जूता होता है उसे आपको पहन के जाना चाहिए, बिकॉज द रेसिडुअल चार्ज कैन हार्म यू। डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या होता है, फॉलो द प्रॉपर डिस्चार्ज प्रोसीजर आउटलाइन इन द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन। आपको एक सेफ्टी गाइडलाइन दिया जाता है कि अगर देखिए आप कभी भी जाइएगा वोकेशनल ट्रेनिंग में या फिर इंटर्नशिप में, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको एक प्रॉपर ड्रेस दिया जाएगा या प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइन बता दिया जाएगा कि आपको उतना अंदर नहीं घुसना है, आपको जैसा इंस्ट्रक्टर बोलता है वैसा आपको करना पड़ेगा, वो सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वही लिखा है, फॉलो द प्रॉपर डिस्चार्ज प्रोसीजर आउटलाइन इन द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी गाइडलाइंस, और डिस्चार्ज प्रोसीजर करना है। और दूसरा बात ये भी है, ये आपके लिए तो मैंने बता दिया, बट इसमें ये लिखा है कि जो भी रेसिडुअल चार्जेस उसको तो डिस्चार्ज करना होगा भैया, नहीं तो करंट मार देगा या फिर आर्किंग के थ्रू या फिर स्पार्किंग के थ्रू। तो वही लिखा है, फॉलो द प्रॉपर डिस्चार्ज प्रोसीजर। डिस्चार्ज करने के प्रोसीजर को डिस्चार्ज प्रोसीजर बोला जाता है, आउटलाइन इन मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरर जो भी आइसोलेटर को बनाता है वो एक तो आपको इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन देता है, सेफ्टी गाइडलाइन देता है, और उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा कि करंट नहीं आएगा। उसको पहले डिस्चार्ज करना होगा, डिस्चार्ज करने का प्रोसीजर उसमें दिया रहता है, वो चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आगे। ट्रेन पर्सनल, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी ट्रेनी काम कर रहा है, वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। कोई भी अरे गहरे को नहीं भेजना है, गहरे को भेजोगे तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाएगी। लेकिन जो आदमी एक्सपीरियंस्ड है, जो आदमी कर रहा है वहां पर काम करते रहता, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट इज वाई वी हैव टू यूज अ ट्रेन्ड पर्सनल। ओनली ट्रेन एंड क्वालिफाइड पर्सनल शुड ऑपरेट एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, इंश्योर ऑल द पर्सनल आर नॉलेजेबल, सारे जो भी काम कर रहे हैं वो नॉलेजेबल होने चाहिए, और सेफ्टी प्रोसीजर के बारे में भी पता होना चाहिए। पोटेंशियल हजार्ड क्या क्या हो सकता है, रेसिडुअल चार्जेस के बारे में, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करना जरूरी है, रेगुलर देखना, मेंटेन करना जरूरी। रेगुलर इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर साइंस एंड डैमेज और वेयर। तो देखिए आप तो डिस्चार्ज कर दिए, बट आपको चेक करना होगा कि सही में हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं तो क्या फायदा करने का। किसी को अगर इलेक्ट्रिकल शॉक दे चला जाए या फिर हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए आपको इक्विपमेंट पे इंस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। रेगुलर इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर साइन ऑफ डैमेज और वेयर, पर्टिकुलरली आइसोलेटर में खासकर आपको ये इक्विपमेंट इंस्पेक्शन करना चाहिए, प्लस सारे इक्विपमेंट्स का भी इंस्पेक्शन करना जरूरी है। ठीक है, इंश्योर दैट आइसोलेटर आर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग एंड आर नॉट शोइंग साइन ऑफ ओवर हीटिंग एंड स्पार्किंग। आपको ये भी चीज देखना होगी उसमें ओवर हीटिंग या स्पार्किंग तो नहीं हो रहा। अगर ओवर हीटिंग या स्पार्किंग होगा तो क्या होगा, ओवर हीटिंग या स्पार्किंग होने की वजह से उसमें क्या होगा कि ओवर हीटिंग या स्पार्किंग हो जाने की वजह से इसमें हो सकता है कुछ फॉल्ट्स हो या फिर कुछ ऐसा चीज हो कि कुछ चार्जेस बच गए हों जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हो रहा है ऊपर में या फिर स्पार्किंग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही होता है, देखिए स्पार्किंग आइसोलेट, कुछ देखिए चार्जेस बच जाते हैं, इसकी वजह से देखिए स्पार्किंग दिख रहा है। ये देखो स्पार्किंग दिख गया, और जरूरी नहीं कि यही स्पार्किंग होगा, इसके पास भी रहेगा। ये जो लंबी सी जो डंडा देख रहे हैं, ये जो लंबा सा एक डंडा है, ये इसी को आइसोलेटर कहते हैं, और इसमें इसके पास भी चार्जेस होता है। ये ग्राउंड में भी स्पार्किंग दे सकता है, जिसके कारण कोई भी इंसान या कहीं पर भी हादसा हो सकता है बहुत बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइसोलेटर का फंक्शन और एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। आइसोलेटर बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन करता है। आइसोलेटर का कहाँ काम आता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में काम आता है, जो कि आप जानते हैं।
आइसोलेटर ऑल अलाउ फॉर सेफ आइसोलेशन सर्किट, दिस मेंटेनेंस एंड रिपेयर में सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, एक्सीडेंटल एनर्जाइजेशन नहीं करने देगा, कहीं भी एनर्जाइजेशन नहीं हो जाए उसका भी इंश्योर करेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, ओवरलोड में प्रोटेक्शन, ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन करेगा, कहीं ओवरलोड आ जाएगा तो क्या होगा, हाई करंट फ्लो होगा, हाई करंट फ्लो होने की वजह से आइसोलेटर को हम लोग उस करंट के फ्लो को भी हम लोग रोक सकते हैं, ओवरलोडिंग बाय इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ करंट व्हेन प्री डिटरमाइन थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड के पार चला जाएगा तो आप आइसोलेटर को बंद कर सकते हो, आइसोलेटर को बंद करोगे तो कंपोनेंट में करंट जाना बंद हो जाएगा और कंपोनेंट का सेफ्टी भी बरकरार रहेगा। फॉल्ट आइसोलेशन, फॉल्ट आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेटर हेल्प्स टू आइसोलेट फॉल्टी इक्विपमेंट्स एंड सेक्शन, किसी भी कोई भी सर्किट या कोई भी इक्विपमेंट, पूरे इक्विपमेंट या पूरे यूनिट में फॉल्ट हो जाए तो उसको भी आइसोलेट करने में काम करेगा और डाउन टाइम और डैमेज को कम करेगा। सेफ्टी ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के टाइम में उसका सेफ्टी भी इंश्योर करेगा। आइसोलेटर एनहांसेस सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन by preventing accidental contact with live and during the routine operation, मतलब बोलने का मतलब कि जब भी उसे ऑपरेट करोगे तो उस पे सेफ्टी भी बना करके रखेगा, पूरे सर्किट को ब्रेक कर देगा जिसकी वजह से करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं बहेगा और जिसके कारण आदमी का सेफ्टी बना रहेगा। लाइव कंडक्टर्स होते हैं जिसमें करंट बहता है उससे भी बचाएगा और उसका रूटीन ऑपरेशंस को भी मेंटेन करेगा। आइसोलेटर फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका काम होता है, जैसे सिस्टम में रिलेबिलिटी, सिस्टम को टिकाऊ बनाता है, इंडस्ट्रियल को भी टिकाऊ बनाएगा। इंडस्ट्रियल में फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं, आइसोलेटर आइसोलेटिंग मशीनरी शो करता है, इक्विपमेंट शो करता है और कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग मेंटेनेंस। देखिए किसी भी मशीनरी को आइसोलेट करना है तो आइसोलेटर का यूज करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट को आइसोलेट करना है तो आइसोलेटर का यूज करते हैं, किसी भी कंट्रोल सिस्टम मतलब कहीं भी कंट्रोल रूम रहेगा उसको भी आइसोलेट करना है तो हम लोग आइसोलेटर का यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस के काम में भी इसका यूज होता है, इसका यूज आइसोलेट सर्किट को आइसोलेट करने के लिए भी होता है, सेफ्टी मेंटेनेंस एंड रिपेयर के टाइम में सेफ्टी बनाने के लिए भी यूज होता है और ओवरलोड की कंडीशन में भी यूज होता है। ये सब के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया, पिछले लेक्चर भी जा करके इस के बारे में जान सकते हैं और इस लेक्चर में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं इसे बहुत बार बता चुका हूं, आप पिछले लेक्चर को भी देख सकते हैं और मैंने शुरुआत में भी बहुत आइसोलेटर के बारे में हर एक चीज के बारे में कवर कर लिया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जा करके रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हैं, उस मैं सारे चीज के बारे में आपको समझा चुका हूं, या फिर पिछले लेक्चर में जा करके भी देख सकते हैं। पावर जनरेशन क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज अ पावर जनरेशन, पावर को जनरेट करना को ही पावर जनरेशन कहते हैं। आइसोलेटर आर यूज्ड इन पावर सिस्टम, पावर प्लांट में भी आइसोलेटर का यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या अदर इक्विपमेंट को आइसोलेट करने के लिए यूज होता है। मेंटेनेंस और टेस्टिंग के लिए, देखिए मेंटेनेंस या टेस्टिंग करना है किसी भी ट्रांसफार्मर या जनरेटर में तो हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेटर का यूज करेंगे। आइसोलेटर का काम ये रहेगा कि अगर मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना है तो हम पूरे ट्रांसफार्मर या फिर किसी भी इक्विपमेंट या फिर जनरेटर में क्या करना होगा, करंट जाने से पहले रोकना होगा और उस रोकने की क्रिया कौन करता है, आइसोलेटर करता है। चलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज होता है। इंडस्ट्रीज में भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर अच्छा से करंट बह नहीं रहा है, फॉल्ट्स ज्यादा हो रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बीच से रोक देंगे और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेटर का यूज करेंगे। चलिए कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। कमर्शियल एप्लीकेशन, आइसोलेटर आर क्रूशियल इन कमर्शियल एप्लीकेशन फॉर आइसोलेटिंग इंडिविजुअल। बस इसका इतना ही काम है कि सर्किट को ब्रेक करना है, तो कमर्शियली भी किसी बिल्डिंग में भी कुछ भी हो कि करंट को नहीं जाना है, कहीं भी रोकना है, कहीं फॉल्ट आ गया तो उसके लिए भी रोकने का काम करेगा, वही यहाँ लिखा और सेफ्टी भी बना करके रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तरह का आइसोलेटर होता है, फ्यूज, स्विच एंड ऑटोमेटिक। इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, ये एप्लीकेशन के बेसिस में तोड़ा गया है, इसके बारे में भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। 3 तरह के आइसोलेटर होते हैं, एक फ्यूज्ड होते हैं, एक स्विच्ड होते हैं, एक ऑटोमेटिक होते हैं। चलिए तीनों के बारे में समझते हैं। आइसोलेटर कम इन द टाइप ईच डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड फीचर। एप्लीकेशन एंड फीचर के बेसिस में 3 तरीके में बांट दिया गया है, फ्यूज्ड आइसोलेटर, स्विच्ड आइसोलेटर एंड ऑटोमेटिक आइसोलेटर। A fuse isolator combines a fuse with an isolator। आइसोलेटर के साथ अगर फ्यूज लगा है तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूज आइसोलेटर। आइसोलेटर के साथ अगर फ्यूज लगा है तो क्या बोलेंगे, उसे फ्यूज आइसोलेटर कहेंगे।
इन अ सिंगल यूनिट दे प्रोवाइड बोथ ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड आइसोलेशन फंक्शनैलिटी। और फ्यूज आइसोलेटर का ये खासियत होता है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन भी शो करता है। जिस तरह सर्किट ब्रेकर ओवर करंट मैकेनिज्म शो करता है, ठीक उसी तरह फ्यूज्ड आइसोलेटर भी ओवर करंट मैकेनिज्म शो करेगा, ओवर करंट प्रोटेक्शन शो करेगा और आइसोलेशन फंक्शनैलिटी से भी बचाएगा। द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स एंड इंटरप्ट द सर्किट। इसमें क्या होता है, फ्यूज के बारे में तो आप जानते ही हो, फ्यूज के बीच में क्या वायर, पतला सा वायर लगा दिया जाता है। और हाई करंट, रेटेड करंट में क्या होता है, वो एक रेटेड करंट को ही पार कराएगा। और रेटेड करंट से ज्यादा करंट दे दोगे तो बीच में जो वायर लगा हुआ वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और बीच बीच में क्या कर देगा, गैप ला देगा। गैप लाने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह करंट नहीं जा पाएगा। ठीक उसी तरह फ्यूज आइसोलेटर में भी एक पतला सा वायर रहता है बीच में, जिससे क्या होगा कि वो उसे फ्यूज कहते हैं, पतले से वायर को फ्यूज कहते हैं। और वो फ्यूज जब ज्यादा करंट भेजोगे, ओवर करंट भेजोगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। मैंने कहा था कि फ्यूज आइसोलेटर भी क्या करेगा, ओवर करंट मैकेनिज्म शो करेगा, ओवर करंट प्रोटेक्शन शो करेगा। देयरफॉर इसके अंदर जो फ्यूज लगा है, जब आप ज्यादा करंट भेजोगे तो ज्यादा ज्यादा अंदर गर्मी प्रोड्यूस होगा और ज्यादा थर्मल के वजह से वो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट कर जाने की वजह से वो क्या हो जाएगा, सर्किट को इंटरप्ट कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। These isolator are suitable for protecting circuit from overload and short circuit। जो भी फॉल्ट होगा उससे बचाएगा। तो ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो, उसमें करंट बहुत ज्यादा बहता है तो उस ज्यादा करंट में क्या होगा, ओवरलोड, लोड ज्यादा बढ़ा दोगे, बोले करंट लाओ भाई करंट लाओ, मेरा डिमांड ज्यादा है, तो करंट ज्यादा मांगेगा तो हाई करंट, दैट इज फॉल्टी करंट बहेगा। हाई करंट को ही फॉल्टी करंट कह रहे हैं, तो हाई करंट बहेगा। देयरफॉर ओवरलोड के केस में फॉल्ट होगा। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस हट गया, रेजिस्टेंस हटने से शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, तो करंट इन्फिनाइट करंट बहेगा, मतलब बहुत ज्यादा करंट बहेगा। ज्यादा करंट बहने को ही फॉल्ट कहते हैं, फॉल्टी करंट बोलते हैं। तो फॉल्टी करंट से बचाएगा आइसोलेटर। इसमें फ्यूज आइसोलेटर ही सिर्फ बचाएगा, और सब आइसोलेटर का मैंने बात कर रहा हूँ। एंड आर ऑफन यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसका बहुत यूज होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज आइसोलेटर तो समझ गए, अगर आइसोलेटर के साथ फ्यूज लगा है दैट इज नोन एज फ्यूज आइसोलेटर। तो फ्यूज आइसोलेटर क्या होता है भाई साहब, अरे भैया बताओ फ्यूज आइसोलेटर। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, आराम से धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्विच आइसोलेटर क्या होता है। स्विच आइसोलेटर आर सिंपली स्विचेस डिजाइन फॉर आइसोलेटिंग सर्किट को आइसोलेट करने। अरे भाई तो मैं जानता हूँ कितने बार बताओगे, अरे आपका मास्टर सब बताएगा आपको, टेंशन नॉट, सब चीज बताएगा। दोहरा के मैं इसलिए बताता हूँ, मेरा स्टाइल है कि मैं एक चीज को 3 बार बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि अगर ये वीडियो देख लो तो उसको वो चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्टेड होता है। रिवीजन ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक रिवीजन इनफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो सर्किट को आइसोलेट करेगा स्विच आइसोलेटर। और डू नॉट इनकॉर्पोरेट एनी ओवर करंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ओवर करंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म शो नहीं करता ये। दे डू नॉट इनकॉर्पोरेट एनी ओवर करंट, इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन नहीं होता है, मैकेनिज्म शो नहीं होता। दिस आइसोलेटर आर यूज्ड टू आइसोलेट सर्किट फ्रॉम मेंटेनेंस। बस जो नॉर्मल आइसोलेटर होता है वो स्विच आइसोलेटर होता है, या तो स्विच ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा। इसमें कोई फ्यूजेस नहीं लगे होते हैं, फ्यूजेस नहीं होने की वजह से ये ओवर करंट को भी डिटेक्ट नहीं करेगा। ये आपका सर्किट ब्रेकर जैसा काम नहीं करेगा। ये इसका काम बस यही है कि मैकेनिकली आपको क्या करना होगा, स्विच ऑन करना होगा या स्विच ऑफ करना होगा, दैट इज नोन एज स्विच आइसोलेटर। चलिए ऑटोमेटिक आइसोलेटर के बारे में समझते हैं। ऑटोमेटिक आइसोलेटर डिजाइन टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स। कभी भी फॉल्ट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, कभी भी शॉर्ट सर्किट ओवरलोड आएगा, मतलब ये भी सर्किट ब्रेकर जैसा है, फ्यूज आइसोलेटर जैसा ये भी है, बट इसमें फ्यूजेस नहीं है, ऑटोमेटिकली इसमें सेंसर्स लगे होते हैं या फिर इसमें कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। देखते हैं ज्यादा करंट बह रहा है या ज्यादा वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ऑटोमेटिक आइसोलेटर है डिजाइन टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू अ फॉल्ट कंडीशन में ब्रेक कर देगा। शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ओवरलोड हो सकता है। दिस आइसोलेटर का टिपिकली इनकॉर्पोरेट अ प्रोटेक्टिव रिले। ये क्या होता है, इसमें प्रोटेक्टिव रिले लगे होते हैं और रिले का काम ही होता है कि अगर कहीं ओवर करंट बह रहा है तो तुरंत बता देगा, ट्रिगर कर देगा। तो इसमें ट्रिगर किसको करता है, ऑटोमेटिक आइसोलेटर को करता है। दैट मॉनिटर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। रिले का काम होता है कि करंट फ्लो जो करता है उसको मॉनिटर करते रहता है, आंख गड़ा करके देखते रहता है।
और क्या करेगा, जब उसको देखेगा ज्यादा करंट बह रहा है तो ट्रिगर कर देगा आइसोलेटर का, और क्या करेगा, ओपन कर देगा जब फॉल्ट होगा तब। दिस आइसोलेटर आर यूज फॉर ऑटोमेटिक फॉल्ट आइसोलेशन। ये ऑटोमेटिक फॉल्ट आइसोलेशन, अगर ज्यादा फॉल्ट आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है उस यूनिट या सर्किट को। और क्या करता है, ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मैनुअल आइसोलेटर से। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 3 आइसोलेटर के बारे में मैंने बताया, आइसोलेटर क्या होता है मैंने उसके बारे में बताया। फिर आइसोलेटर का मैंने बताया कि रेसिडुअल चार्ज हो जाता है, वो कैसे पता कर सकते हैं और उसे कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। फिर आइसोलेटर का मैंने टाइप भी बताया कि फ्यूज आइसोलेटर होते हैं, स्विच आइसोलेटर होते हैं, ऑटोमेटिक आइसोलेटर होते हैं। वो तीनों के बारे में भी मैंने बता दिया। फ्यूज आइसोलेटर में फ्यूजेस लगे होते हैं, स्विच आइसोलेटर में मैनुअली आपको ऑन ऑफ करना पड़ता है, और ऑटोमेटिक आइसोलेटर में रिले लगा रहता है। जब रिले को ओवर करंट डिटेक्ट होता है तो क्या करता है, वो ट्रिगर भेजता है और आइसोलेटर को बता देता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, सर्किट को ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक सर्किट ब्रेकर की तरह। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था कि करंट कैपेसिटी चेक करते हैं, वोल्टेज रेटिंग चेक करेंगे, कंडक्टर टाइप चेक करेंगे, प्रोटेक्टिव डिवाइस चेक करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ क्या होता है। फीडर डिवाइसेस, फीडर के बारे में बताऊंगा। इसमें आपका ये जो था, जो पार्ट था आइसोलेटर का पार्ट था, वो खत्म हो चुका है। अब मैं किस में चल गया हूँ, फीडर। यहाँ से आपको और कंसंट्रेट करके सुनना होगा क्योंकि ये नया चीज है। चलिए फीडर के बारे में समझते हैं। फीडर डिवाइस प्ले अ वाइटल रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या कहा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जहां होगा वहां फीडर पाया जाएगा। अब आपका एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बन गया है कि फीडर वेयर फीडर इज फाउंड, मतलब फीडर कहाँ पाया जाता है। फीडर कहाँ पाया जाता है, जहां इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में। कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में आपका क्या पाया जाता है, फीडर पाया जाता है। तो फीडर डिवाइस प्ले अ वाइटल रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड। सोर्स से लोड की तरफ क्या करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, फीडर का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करता है, कैरी करता है। यस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मैंने यही बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल करंट को स्टेप डाउन कर देते हैं। बट स्टेप डाउन का मतलब ये नहीं कि वोल्टेज बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, वोल्टेज तब भी ज्यादा ही रहता है, बट पहले वाले से कम हो जाता है। तो क्या है कि ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करता है, ले जाता है ओवर अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। और स्टेप अप करके ही, मतलब ज्यादा, जैसे 220 वोल्ट चाहिए तो मैं 220 वोल्ट ही स्टेप डाउन नहीं करूंगा, उसको मैं 280 या 260 में भेजूंगा, ताकि जब आपके घर तक पहुंचे तो 240 हो जाए। 240 वोल्ट कैसे होगा सर, अरे बीच में जो वायर होगा उसमें कुछ रेजिस्टेंसेस होगा, तो उसमें से कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिसके कारण आपके घरों में जो करंट पहुंचेगा वो 220 या 240 पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका हम लोग घर, फैक्ट्री या कमर्शियल बिल्डिंग में यूज करते हैं। करंट कैपेसिटी क्या होता है सर, करंट कैपेसिटी, करंट को कैरी करने वाला जो कैपेसिटी होता है उसे करंट कैपेसिटी कहते हैं। फीडर को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा करंट को वो ले जा सके, ठीक है। इंश्योरिंग सफिशिएंट पावर डिलीवरी, इंश्योरिंग सफिशिएंट पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड। लोड को जितना पावर चाहिए उतना उसको पावर मिलना चाहिए। जैसे आपको कुछ पावर चाहिए तो आप, मैं बता दिया कि मुझे इतना पावर चाहिए, इतना पावर नहीं चाहिए, मुझे इतने ही पावर चाहिए, तो आपको इतना ही पावर भेजेगा। तो भेजने का काम किसका होता है, फीडर का होता है। मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पढ़ा रहा था, मैं वायर 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 कर रहा था, वायर बिछा देता, दैट इज वायर, उसको वायर नहीं फीडर कहते हैं। आपको और क्लैरिटी दे देता हूँ। मतलब अगर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से आपके घरों के बीच में वायर नहीं बिछाया जाता, आपके घरों से आपके सबस्टेशन के बीच में फीडर लगाया जाता है। और ये फीडर वायर भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वायर भी हो सकता है, या फिर आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको इस तरह का दिखेगा, इस तरह का फीडर दिखता है। ये भी कंट्रोल करता है ना, लो पावर को ट्रांसफर करता है। आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैंने अपना वोकेशनल ट्रेनिंग टाटा स्टील में किया था, तो देयरफॉर टाटा स्टील में इस तरह के फीडर थे। और ये सब फीडर क्या करते थे, केबल्स के थ्रू क्या करते थे कि कंट्रोल, जितना पावर चाहिए उतना ही पावर डिपार्टमेंट को देते थे। जैसे डिपार्टमेंट ए को मान लिए इतना ही पावर चाहिए तो इतना ही पावर भेजेंगे, इतना पावर नहीं भेजेंगे, तो उसको मेंटेन करके सारा चीज कंट्रोल एंड मेंटेनेंस करके और सारा कुछ देख मॉनिटर करके तभी पावर भेजा जाता है। तो करंट ऐसा बनाया जाता है फीडर को कि ज्यादा से ज्यादा करंट को ले जा सके। तो फीडर आर डिजाइन टू हैंडल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट, इंश्योरिंग सफिशिएंट पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड, ताकि लोड को सफिशिएंट जितना भी पावर है उतना ही मिल सके। द करंट कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय द साइज एंड द टाइप।
आपको मैंने क्या कहा था, जितना मोटा कंडक्टर रहेगा उतना उतना ज्यादा करंट को लेके जाएगा, मैंने बताया था आपको। तो क्या किया जाएगा, केबल्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ज्यादा लिया जाएगा। आप जानते हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मतलब ये फॉर्मूला आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को अगर आपको कम करना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना होगा। और आप एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ से जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। मतलब जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ करंट ज्यादा बहेगा। मैं सबको इरेज कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। चलिए देखिए, देयरफॉर रेजिस्टेंस कम करना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा लेना होगा। तो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और साइज पे डिपेंड करेगा। साइज बड़ा लोगे तो क्या होगा, साइज बड़ा लेने पर क्या होगा कि करंट ज्यादा करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, वोल्टेज रेटिंग के बारे में बताता हूँ। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द फीडर इंडिकेट द मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन हैंडल। वोल्टेज रेटिंग इतना बनाया जाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज ले जा सके, उसको हैंडल कर सके। फीडर को बनाने का पहला चीज आपको करंट कैपेसिटी देखना है कि ज्यादा करंट ले जा सके। दूसरा आपको वोल्टेज रेटिंग देखना है कि ज्यादा वोल्टेज ले जा सके, हैंडल कर सकते। द रेटिंग इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन, ताकि सेफ एंड सफिशिएंट ऑपरेशन हो सके। ऑपरेशन एकदम ऑपरेशन जो होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए, दैट इज नोन एज एफिशिएंट ऑपरेशन। एफिशिएंट ऑपरेशन का मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ऑपरेशन हो रहा है उसका एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ आपके वोल्टेज को ले जाना चाहिए। और सेफ भी होना चाहिए, ये डेंजरस नहीं होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए फीडर, तभी इसका यूज करेंगे। करंट कैपेसिटी ज्यादा, वोल्टेज रेटिंग ज्यादा, मैक्सिमम वोल्टेज ट्रांसमिट करना चाहिए और ज्यादा करंट ले जाना चाहिए। चलिए कंडक्टर टाइप, फीडर यूज वेरियस टाइप ऑफ कंडक्टर सच एज कॉपर और एल्युमिनियम डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे एप्लीकेशन और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा उस टाइप के कंडक्टर यूज किए जाएंगे, कॉपर या फिर एल्युमिनियम। बट कॉपर का आप जानते हैं, मैंने आपको जब 10 बार पढ़ाया था, 10 बार का जो आपका ये है, 10 बार का जो आपका एपिसोड है, मैं आप ऊपर में आई सेक्शन दिख रहा है, उस सेक्शन में जा करके आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब वोल्ट कॉपर या फिर एल्युमिनियम में, कॉपर और एल्युमिनियम और मैं सिल्वर, तीनों के बीच में क्या बताया था, डिफरेंस बताया था। कॉपर का जो कंडक्टिविटी होता है वो मीडियम होता है, सिल्वर का सबसे अच्छा होता है, और एल्युमिनियम का कॉपर जैसा होता है, कॉपर जितना तो नहीं, कॉपर से हल्का कम होता है। और मैंने आपको उसको एकदम स्टोरी के टाइप में, एकदम गाना की तरह आपको सारा डिफरेंस याद करवा दिया था। गाना जैसे गाते हो ठीक उसी तरह मैंने आपको सारा उसमें जो ट्रिक एंड जितना चीज था तीनों का बता दिया था। जिसमें सिल्वर का कंडक्टिविटी ज्यादा था, मीडियम मॉडरेट था कंडक्टिविटी आपका कॉपर का, और कॉपर से थोड़ा सा कम एल्युमिनियम का था। बट एल्युमिनियम को हम लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं क्योंकि उसका जो दाम होता है वो सबसे कम होता है, सबसे सस्ता माल होता है। कॉपर का बीच वाला होता है, ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता होता है, और सिल्वर सबसे महंगा होता है, मोटे पैसे में उसे खरीदा जाता है। Therefore, copper is preferred as a high conductivity while aluminum is more cost effective, उसमें कम पैसा लगता है। Therefore, ज्यादातर केस में एल्युमिनियम का ही यूज किया। काहे भैया हम इतना महंगा काहे यूज करें, यूज करने पर भी कहीं यूज ना हो पाए, मेरा पैसा ही डबल हो जाए तो मैं क्यों यूज करूं। चलिए प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, फीडर आर टिपिकली इक्विप्ड विथ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। देखिए फीडर के पास प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर होते हैं, ताकि कहीं फॉल्ट आ जाए तो मैंने क्या बोला, सर्किट ब्रेकर या फिर सर्किट ब्रेकर और रिले, ये सब चीजों में लगे होंगे। अगर ये नहीं लगे रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कभी भी हो सकता है, क्योंकि फॉल्ट करंट कब बह जाएगा ये किसी को पता नहीं है, फॉल्ट कब हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है। देयरफॉर फ्यूजेज एंड सर्किट ब्रेकर भी इनके पास रहेंगे ताकि सेफ्टी ऑफ द सिस्टम बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फीडर क्या होता है, चलिए आपको हिंदी में मैं लिख के लाया हूँ कि आपको समझ में आए। फीडर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में एक ऐसी लाइन या कंडक्टर होती है जो सबस्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या लोड सेंटर तक ले जाती है। जैसे जहां पर जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको कहाँ ले जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से आपको घरों तक, आपके घरों को यहाँ लोड सेंटर बोला जा रहा है, क्योंकि आप वहाँ आपके घर में बहुत सारे एप्लियंसेस होंगे और वो एक तरह का लोड होता है, देयरफॉर लोड सेंटर की तरफ ले जाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को लोड सेंटर की तरफ। एक मुख्य पाथ होता है जिसके द्वारा हाई वोल्टेज पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक मुख्य पाथ होता है, उसी को पाथ या वायर में बिछाने का बात कर रहा था, उसी को फीडर कहते हैं। फीडर के मुख्य बिंदु को देखिए, पर्पस क्या होता है फीडर का काम पावर को एक सेंट्रल लोकेशन जैसे सबस्टेशन से कई अलग एरिया तक पहुंचाना होता है। फीडर का काम पावर को एक जगह से आपको दूसरे एरिया में पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है, ताकि वहां से फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के द्वारा इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर इक्विपमेंट तक पहुंचाया जा सके। मतलब एक सेंट्रल लोकेशन होगा, एक सबस्टेशन होगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक एक फीडर बिछाया जाएगा। अब मैं वायर नहीं बोलूंगा, फीडर बिछाया जाएगा और वो फीडर क्या करेगा, पावर को दे देगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। तो उसमें हाई वोल्टेज बहेंगे, है ना, हाई वोल्टेज बहाने, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज बहते हैं, करंट कम होता है तो लॉसेस कम होता है, मैंने वाला भी बताया था। तो इतना बस जान जाइए कि हाई ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज बहते हैं तो एक फीडर लगाया जाता है। फीडर का लेंथ या सब साइज वगैरह सब चीज देख लिया जाता है, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग जिसके बारे में मैं बता रहा था, सब चीज नाप करके वहां पर फीडर यूज किया जाएगा। और वो क्या करेंगे, एक सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक क्या करेंगे, पावर को भेज देंगे, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से लोड सेंटर तक फिर एक फीडर लगाया जाएगा, जिससे क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को आपके घरों तक भेज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा इंडिविजुअल कंज्यूमर इक्विपमेंट तक पहुंचाया जा सकता है, वही बात लिखा है। वोल्टेज लेवल, फीडर लाइन आमतौर पर हाई वोल्टेज लेवल पर काम करते हैं। हाई वोल्टेज लेवल पर मैंने बताया काम करते हैं ताकि ट्रांसमिशन लॉसेस कम हो। मैंने क्या कहा, एक ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ज्यादा रखा जाता है। ट्रांसफार्मर का देखिए, पावर जहां जनरेट होता है उसके ऊपर स्टेप अप ट्रांसफार्मर को दे दिया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है। क्यों बढ़ा दे रहा है आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा। अरे सर ऐसा कैसे, क्योंकि ट्रांसफार्मर का पावर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, पावर कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इनटू करंट। P कांस्टेंट, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नो टैपिंग, फीडर पर जनरली टैपिंग या ब्रांचिंग नहीं होता है, वो एक लाइन होता है, वही लाइन से बहेगा और कहीं ब्रांचिंग या फिर टैपिंग नहीं होगा। यानी पावर को एक कंटिन्यूअस लाइन में आगे भेजा जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि पावर को एक कंटिन्यूअस लाइन के थ्रू भेजा, एक ही लाइन के थ्रू पूरा पावर भेजेगा, बिना इंटरमीडिएट पॉइंट पर कंजम्पशन के, बिना कोई ब्रांचिंग के। ये क्या करेगा, एक लाइन को सीधा एक रास्ता से भेजेगा। यदि एक शहर में, एक एग्जांपल दे दिया, एक शहर में कई कॉलोनीज है तो सब स्टेशन से मिलने वाली मेन लाइन फीडर कहलाएगा। मतलब क्या कि एक शहर में बहुत कॉलोनी है, मैंने आपको बताया कि एक लाइन से क्या किया जाएगा, सबके घरों में एक ही लाइन, एक ही कंटिन्यूअस पाथ के थ्रू सबके कॉलोनीज में, सबके घरों में लाइन पहुंचा जाएगा। कॉलोनीज का एक अपना सब स्टेशन होगा। आपने बताया कि एक ही लाइन होता, सब ब्रांचिंग नहीं होता, तो सब घरों में कैसे एक लाइन से सबके घरों में पहुंचेगा, नहीं। क्या होता है कि देखिए, सब स्टेशन क्या करेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक पहुंचा दिया जाता है, पहुंचाया जाता है कि नहीं, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एक सेंट्रल लोकेशन होता है, एक सब स्टेशन से आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक क्या किया जाता है, कंटिन्यूअस लाइन के थ्रू क्या किया जाता है, पावर को भेज दिया जाता है। वही लिखा है कि एक मेन लाइन फीडर कहलाएगा जो पावर को विभिन्न कॉलोनीज तक भेजा जाएगा। देखिए पहले क्या होगा कि शहर से पहले शहर के बाहर एक सब स्टेशन लगा होगा, वहां से पावर को लेगा और सब एक कॉलोनी का अपना सब स्टेशन होगा और सब स्टेशन में आपका पावर को भेज देगा थ्रू फीडर। वो फीडर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जो कि अपना कॉलोनी का अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हर एक घरों के लिए अपना अलग फीडर लगेगा। जैसे घर होम ए के लिए पहला फीडर, होम बी के लिए दूसरा फीडर, होम सी के लिए अलग फीडर। उसको हम ब्रांचिंग नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया ब्रांचिंग नहीं होगा। तो पावर इंडिविजुअल होम या ऑफिस तक पहुंचाया जाएगा। फीडर सिस्टम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए महत्वपूर्ण होता है, बताया मैंने, क्योंकि ये पूरे सिस्टम की इफिशियंसी और रिलायबिलिटी को बनाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को फीडर बोलते हैं, ये इंडस्ट्रीज में होने वाले फीडर हैं, ठीक है। चलिए
अब फीडर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, मैंने आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया था, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया था। चलिए फीडर का भी टाइप होता है, फीडर का कॉन्फ़िगरेशन का भी टाइप होता है। रेडियल फीडर क्या होता है? A radial feeder system feature a single path for power to flow from the source to the load। सोर्स से लोड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ होगा, उसे रेडियल फीडर कहते हैं। ठीक है, मैंने वहां पर भी बताया था कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होगा, एक ही सबस्टेशन से आपके घरों में पहुंचाया जाएगा पावर, और अगर वो सबस्टेशन खराब हो जाता है तो आपके घर में भी बत्ती गुल हो जाती है। ठीक उसी तरह यहाँ रेडियल फीडर में भी एक ही फीडर यूज होगा, और वो फीडर खराब हो जाए तो वो क्या होगा कि आपके घरों में फिर लाइन कट जाएगा। द रेडियल फीडर सिस्टम फीचर अ सिंगल पाथ फॉर पावर फ्लो टू फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। दिस मीन्स दैट द लोड इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द फीडर सर्किट, मतलब फीडर सर्किट के साथ लगा होगा लोड। ठीक है, इफ अ फॉल्ट अकर ऑन द फीडर द एंटायर सेक्शन ऑफ द लोड कनेक्टेड टू द फीडर विल बी डिस्कनेक्टेड, मतलब एक आपका फीडर पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी होता है, फॉल्ट वगैरह आता है फीडर में, तो क्या होगा कि पूरा एंटायर सेक्शन ऑफ द लोड क्या होगा कि उसमें फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, रेडियल फीडर आर रिलेटिवली सिंपल टू इंस्टॉल एंड मेंटेन बट ऑफर लिमिटेड रिडंडेंसी। मतलब क्या है कि रेडियल फीडर क्या होता है, बहुत ही आसान, एक ही लाइन के थ्रू क्या किया गया, सबके घरों में पावर भेजा जाएगा। मतलब एक ही लाइन से सबके, होम ए के लिए अपना फीडर होगा, होम बी के लिए अपना फीडर होगा, होम सी के लिए, मतलब एक ही फीडर से पावर को पहुंचाए। मतलब वो फीडर खराब तो आपके पूरे घर में बत्ती गुल हो जाएगी। रिंग मेन फीडर के बारे में समझते हैं। रिंग मेन फीडर सिस्टम इन्वॉल्व्स अ क्लोज लूप सर्किट वेयर द पावर कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। मतलब देखिए आपके घरों में फीडर ए भी आएगा, फीडर बी भी आएगा, दो एडवांटेज, एक फीडर खराब हो तो दूसरा फीडर काम करेगा, उसे रिंग मेन कहते हैं। एक रिंग बना रहे हैं, देखिए मैं बता रहा हूं कैसे। जिस जैसे ये घर है, घर से क्या होगा कि एक तुम्हारा सब स्टेशन है, ये दिस इज अ सब स्टेशन, दिस इज अ सब स्टेशन। तो क्या होगा कि फीडर एक, ये सब स्टेशन से एक फीडर जाएगा आपके घर में, और एक और मैं फीडर भेज देता हूँ इस घर में। तो क्या हो गया, रिंग बना दिया, एक गोला बना दिया, दिस इज नोन एज द रिंग फीडर। ये रिंग फीडर हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। The remaining section of the circuit can apply to supply power to the load. The ring main feeder are more complex to install than the radial feeder। radial feeder से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें एक फीडर नहीं बहुत फीडर लगे हुए होंगे। ring main feeder are more complex to install than the radial feeder, but they offer the great redundancy and reliability। The a fault on the ring main will not result in the complete power outage as the power can flow from the remaining section। वही लिखा है कि एक खराब हुआ तो दूसरे से काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बस कपलर, चलिए बच्चों लैग आ गया था, स्टार्ट करते हैं और देख लेता हूँ कि और कभी लैग नहीं आया कि नहीं। चलिए सही है, माइक का आवाज सही आ रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस कपलर डेफिनेशन एंड रोल। बस कपलर के बारे में चलते हैं। आपको मैंने बता दिया था कि आपका आइसोलेटर क्या होता है। आइसोलेटर मैंने तीन चीज बताया, फ्यूज 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 आइसोलेटर क्या होता है, स्विच आइसोलेटर क्या होता है, ऑटोमेटिक आइसोलेटर क्या होता है। फिर मैंने आपको फीडर की तरफ ले गया, फीडर में भी आपका कॉन्फ़िगरेशन दो बताया, रेडियल कॉन्फ़िगरेशन एंड रिंग। बस रिंग मेन फीडर होता है, दो तरह का फीडर, दैट इज रिंग मेन एंड सेकंड वन इज दैट द रेडियल फीडर। ये दोनों मैंने बता दिया। फीडर का मतलब ही बताया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज किया जाता है, जहां वायर बोलते थे मैं, वही चीज फीडर था। फीडर में हाई वोल्टेज आता है और उसका साइजिंग वगैरह सब चीज देख लिया जाता है, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग सारा कुछ देख लिया जाता है, और उसी के हिसाब से वो बनाया जाता है ताकि मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज को कैरी कर सके। देखिए हाँ वही लिखा हुआ था, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज को करंट कैपेसिटी एंड वोल्टेज कैपेसिटी के हिसाब से देख करके फीडर को बनाया जाता है। कंडक्टर कैसा है वो भी देख करके। एल्यूमिनियम यूज करते हैं, सस्ता है और सबसे अच्छा है। और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी यूज होता है, जैसे कि रिले एंड सर्किट ब्रेकर यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस कपलर, नाम सुन के समझ में आ गया, बस कपलर। बस मतलब मैंने बताया था एक रॉड होता है, मेटालिक बार होता है, जिसमें क्या होता है, करंट बहता है। ठीक है, करंट बहता है और क्या होता है, करंट बहने के साथ साथ आपका क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। सब स्टेशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर करंट पहुंचाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे बस कपलर का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि बस कपलर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उससे कनेक्टिविटी भी रहता है, हर एक कंपोनेंट उससे कनेक्टेड रहता है, देयरफॉर
कनेक्टिविटी भी शेयर करता है, प्रोटेक्शन नहीं, कनेक्टिविटी भी शेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी शेयर करता है, देयरफॉर ये टिका होता है। तो बस का मतलब समझ गया। कपलर मतलब दो बस जहां से आ रहा है, एक दो या दो से ज्यादा बस एक जगह कहीं कपल होते, एक जगह जाकर के मीट होते, उस जगह को बस कपलर कहते हैं। हम लोग जब टाटा स्टील में गए थे तो टाटा स्टील में एक चीज था, देखिए इनकमर 1 इनकमर 2 आ रहा है। इनकमर 1 इनकमर 2 का मतलब क्या? इनकमर 1 देखिए मैंने क्या बोला, सारा सबस्टेशन एक ग्रिड के साथ, स्मार्ट ग्रिड के साथ सब जुड़ा होता है। देयरफॉर जो बीटीपीएस में, बोकारो थर्मल में जो बनता है पावर, वो चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट में आता है। चंद्रपुरा वाला बोकारो में भी जाएगा या फिर टाटा स्टील में भी जाएगा। हर एक जगह, सब जगह का पावर क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। मान लिए पूरा बीटीपीएस का हर एक इक्विपमेंट खराब हो जाए तो करंट तब भी आएगा। नहीं, मान ली उसका जनरेटिंग स्टेशन खराब हो जाए तो उसका इनकमर 1 आ रहा है कहीं दूसरी जगह से, दूसरी जगह से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो भाई, मानने में क्या आता है, मान लो बहुत रेयर से रेयर केस सोच करके तभी इंडस्ट्री बनाया जाता है। मान लो उसका जनरेटिंग स्टेशन ही खराब हो जाए, बट और लोड में आपका जो डिमांड वगैरह है, जितना भी कंज्यूमर, उनको तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। देयरफॉर तुम लोग को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, इसीलिए इनकमर 1 इनकमर 2 भी लेकर के रहते हैं। कोई लाइन में अगर करंट में दिक्कत होगा तो लाइन से दूसरे जगह से जो करंट आ रहा है उसको भेज दिया जाएगा। देयरफॉर टाटा स्टील में भी इनकमर 1 इनकमर 2 था, वो भी किसी से इलेक्ट्रिसिटी लेता था। वो इंडस्ट्री है भाई, वो तो लेगा करंट। इनकमर 1 आता था कि इनकमर 2, ठीक है। अब वो क्या करता था, इनकमर 1 और इनकमर 2 से क्या करता था, एक बस कपलर लगा रहता था। एक बस आ रहा है कोई दूसरे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन, एक बस आ रहा है दूसरे जनरेटिंग स्टेशन, और दोनों को एक जगह कपल कर दिया जाता था। सिंक्रोनाइजेशन या तो पहले वाले को यूज होता था या सेकंड वाले को यूज होता था, या सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस से एक कर लिया जाता था, दोनों का मिला करके एक बस निकाल लिया जाता था। सबके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बनाऊंगा, बशर्ते आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। बस कपलर डेफिनेशन एंड रूल, क्या होता है बस कपलर, उसका डेफिनेशन बताऊंगा और उसका क्या रोल होता है वो भी बताऊंगा। चलिए, बस कपलर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर बस बार्स। एकदम क्लियर हो गया। बस दो या दो से ज्यादा बस बार आएगा तो और एक जगह वहीं कपल होगा, उसी को बस कपलर कहेंगे। बस कपलर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर बस बार्स इनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन देम। और क्या करेगा, पावर को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्योंकि देखिए बस बार में पावर फ्लो होता है, देयरफॉर वो दो से ज्यादा अगर बस बार लगे तो सबका एक जगह पावर आकर के मीट होगा और वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बस बार सिस्टम। बहुत सारे बस बार सिस्टम का एक ब्रिज है। मान ली बस बार सिस्टम 1 है, यहाँ बस बार सिस्टम 2 है, दोनों एक जगह कपल हो जाएगा। मतलब इन दोनों से क्या होगा, एक जगह कपल होगा। देखिए कपल हो रहा है, ये बस बार 1 है और ये बस बार 2 है, देखिए दोनों जाकर कपल हो गया, ये कपलिंग हो रहा है। इसी को बोलेंगे, ये जो चीज है इसी को हम बोलेंगे बस कपलर। ये एक तरह का ब्रिज का काम कर रहा है। ये यहाँ से आदमी को, यहाँ से अगर आदमी को यहाँ जाना है तो नीचे से भी जा सकता। मतलब बताने का, आपको समझने का तरीका एक तरह से बता रहा हूँ कि इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बस बार सिस्टम अलाउइंग फॉर द फ्लेक्सिबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिडंडेंसी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करता है। और क्या करता है, कहीं फॉल्टी सेक्शन आ जाता है तो उसको भी अलग करता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बस कपलर आर टिपिकली इक्विप्ड विद स्विचेस। उनमें स्विचेस होता है, सर्किट ब्रेकर होता है। मैंने क्या कहा, फॉल्ट से भी डिटेक्ट करेगा, फॉल्ट डिटेक्ट करेगा तभी तो वहां सर्किट ब्रेकर लगा। कहीं भी फॉल्ट आएगा, करंट ज्यादा बह जाएगा, बोलेगा सर्किट ब्रेकर, बोलेगा मैं नहीं घुसने दूंगा, आपको अरेस्ट कर लूंगा, पुलिस स्टेशन में ले जाकर के आपको जेल में डाल दूंगा। फॉल्टी करंट को जाने नहीं देगा, इक्विपमेंट को बचा कर रखेगा। देयरफॉर इसमें क्या होता है कि स्विचेस लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं बस बार को। There are crucial component in electrical system that require high availability and fault tolerance। ऐसा बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिसमें फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी की जरूरत होती है। फॉल्ट को झेलने की ताकत होनी चाहिए, तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है उसको कि फॉल्ट टॉलरेट कर सके और हाई अवेलेबिलिटी में भी काम कर सके। फंक्शन क्या होता है, टू कनेक्ट टू और मोर बस बार इनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन देम। समझ गए, दो या उससे ज्यादा बस बार लगे होते हैं ताकि पावर फ्लो हो सके और पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। पर्पस क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। आप एक्सपेंड करेंगे तो बस कपलर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे बस बार को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ द पावर सिस्टम, पावर सप्लाई में कंटिन्यूटी भी प्रोवाइड कर रहा है, कहीं बीच में फॉल्ट करने नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। देयरफॉर ब्रिज की तरह काम कर रहा है। देयरफॉर क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह करंट को ब्रिज की तरह क्या कर रहा है, पावर को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे तरह कंटिन्यूटी और पावर फ्लो बना हुआ है।
चलिए टिपिकली इंक्लूड स्विचेस में क्या होता है, स्विचेस सर्किट ब्रेकर मैंने बता दिए लगे होते हैं प्रोटेक्शन के लिए या फिर फॉल्ट डिटेक्शन के लिए। एप्लीकेशन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, क्रिटिकल पावर सिस्टम बहुत जटिल है एकदम, पावर सिस्टम एकदम इधर उधर सब वायर पड़ा हुआ है, पूरा बस बार इधर उधर लगा हुआ है, सिस्टमैटिक वे में लगा रहता है, बस बहुत जटिल है, कभी वहां से पावर ले रहा है कभी उसको पावर दे रहा है, मतलब पूरा जटिल पावर सिस्टम यूज होगा। इसका टिकने वाला चीज है, ये टिकाऊ होता है, रिलेबिलिटी इसका ज्यादा होता है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है, फॉल्ट भी रहेगा तो उसको भी टॉलरेट कर लेगा। डाटा सेंटर में लगा होता है, हॉस्पिटल में लगा रहता है, इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज में लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दुआ करता हूँ चैप्टर ये जो पेज है आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप बेहिचक में से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी में भी लिख के आया मास्टर एकदम दिल खोल के समझा रहा है आपको, मैं दिल खोल के समझाऊंगा ताकि आप इंटरव्यूअर को एकदम खुल करके बता दे, जो पूछा जाए सब बता दे। बस कपलर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो दो या ज्यादा बसों को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। मैंने आपको बताया दो से ज्यादा बस बार रहेगा तो कनेक्ट करेगा। यह एक इंटरफेस है जो बसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करता है। वही इंटरफेस एक ब्रिज है, ब्रिज बना करके क्या करेगा, दोनों को कनेक्ट करेगा, जिससे डाटा या पावर एक बस से दूसरे बस में ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आ गया? आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता तो आपके लिए हिंदी में भी मैं लिख के लेके आ जाता हूँ। बस कपलर के कुछ मुख्य काम है, क्या क्या मुख्य काम है भाई? डाटा ट्रांसफर करेगा, बस कपलर डाटा को एक बस से दूसरे बस में ट्रांसफर करता है यूजिंग ब्रिज। बस कपलर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बस में कोई डाटा दूसरा डाटा है, इसके पास कुछ इसको डाटा चाहिए, ये डाटा देने वाला है, सेंडर डाटा है, रिसीवर एंड है, तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के बीच में एक ब्रिज लगा होगी जिसको हम लोग बोलते हैं बस कपलर, और डाटा को एक बस से दूसरे बस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। पावर ट्रांसफर, बस कपलर पावर को एक बस से दूसरे बस में ट्रांसफर कर सकते हैं, पावर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, डाटा को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ गए? बिकॉज बस जो रहता है उसमें पावर लाइन भी रहता है, कम्युनिकेशन भी लाइन रहता है, कम्युनिकेशन लाइन में डाटास रहते हैं, और डाटा हम कम्युनिकेशन लाइन आपको मैं बता देता हूँ, अगला वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें PLCC पढ़ाऊंगा। कम्युनिकेशन लाइन होता है पावर कैरियर कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, मैं उसमें पावर लाइन कम्युनिकेशन कैरियर, ये एक डिवाइस होता है जो कि कम्युनिकेशन, कहीं बीच में फॉल्ट आ जाता है तो आपको बताएगा। काम तो करता है सर्किट ब्रेकर, लेकिन आपको भी बताएगा कि बड़ा बड़ा ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, सब जगह सबस्टेशन नहीं पाया जाता है, जहां सब जगह सर्किट ब्रेकर नहीं पाया जा सकता। देयरफॉर हम लोग PLCC का यूज करते हैं, जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, और कहीं बीच में अगर फॉल्ट आ जाता है तो उसको भी डिटेक्ट करके दे देता है। चलिए पावर ट्रांसफर में मदद करे, पावर सिग्नल एम्पलीफिकेशन, बस कपलर सिग्नल को एम्पलीफाई करने में मदद करता है, जिससे सिग्नल की क्वालिटी में सुधार आता है। बीच में हो सकता है ब्रिज के बीच में एक रेक्टिफायर या फिल्टर लगा होगा, फिल्टर लगा या एम्पलीफायर लगा होगा, जो फिल्टर करके फिर एम्पलीफाई करके और अच्छी क्वालिटी का आपको क्या करेगा, सिग्नल दे भेजेगा। नॉइज रिडक्शन भी करता है, बस कपलर नॉइज को रिड्यूस करने में मदद करता है, जिससे सिग्नल की क्वालिटी में सुधार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस कपलर का नाम बस कपलर ही क्यों पड़ा, वो भी मास्टर लाया, इतना जोश में है मास्टर, सब पढ़ा के ही छोड़ेगा। अब बस कपलर इज नेम फॉर इट्स फंक्शन which is to couple or connect two buses in a substation, एक या दो बस बार को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चलिए पहले बस के बारे में समझते हैं। इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अ बस बार इज अ कंडक्टर और ग्रुप ऑफ कंडक्टर यूज्ड टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल पावर विथ इन अ सिस्टम सच एज इन सोर्सेज टू वेरियस आउटगोइंग सर्किट्स। मतलब क्या है कि एक मेटेलिक बार है जो क्या करता है, सेंडिंग एंड से क्या करता है, पावर को लेता है और हर एक कंपोनेंट को क्या करता है, पावर देता है। चलिए वही चीज लिखा है। कपलर का मतलब, द टर्म कपलर रेफर टू अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स और लिंक टू सेपरेट कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट को कपल जो करता है उसको कपलर कहते हैं। तो दो बस बार को जो कपल करेगा उसको बस बार कहेंगे, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज बस बार। चलिए आगे देखते हैं वही चीज लिखा है कि नहीं, वो भी प्रूफ करूंगा। इट कनेक्ट्स टू बस बार, देखिए सही बात है। अब बस बार का फंक्शन समझ लीजिए, बस बार एक सर्किट ब्रेकर ही है, एक टिपिकली सर्किट ब्रेकर है, और स्विचेस दैट इज यूज्ड टू लिंक और आइसोलेट। देखो बीच में अगर हाई वोल्टेज आ जाएगा, आपको मैंने बताया बस कपलर में क्या होता है, बस कपलर में एक सर्किट ब्रेकर होता है। वो सर्किट ब्रेकर देखेगा ज्यादा करंट बह रहा है, बोला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बीच से सर्किट को तोड़ देंगे। वही है, इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय इनेबलिंग पावर ट्रांसफर बिटवीन द बसेस और आइसोलेटिंग द, वही फॉल्ट आएगा तो आइसोलेट कर देगा फॉर मेंटेनेंस और फॉल्ट कंडीशन विदाउट डिस्टर्बिंग द एंटायर पावर सिस्टम बाय इनेबलिंग कपलिंग। जब हम लोग कपलिंग करेंगे, अब बस कपलर हेल्प्स इन इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी ऑफ द पावर सिस्टम।
पावर सिस्टम को टिकाऊ बनाएगा और इसको सुधार भी देगा और स्मूथ ऑपरेशन करेगा, फॉल्ट कंडीशन में भी स्मूथ ऑपरेशन करेगा, बिकॉज इट हैज रिले एंड सर्किट ब्रेकर, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अगर नहीं जानते तो आपको देख लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। दैट इज वाई नेम्ड एज बस कपलर, इसके इसीलिए इसका नाम बस कपलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस कपलर का एप्लीकेशन और बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला, डाटा सेंटर में यूज होता है। बस कपलर आर एसेंशियल इन डाटा सेंटर्स टू प्रोवाइड रिडंडेंसी इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। सही बात है, डाटा सेंटर में एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजना है तो एक बस कपलर का यूज करेंगे, डाटा का दूसरे बस कपलर को डाटा चाहिए होगा तो उसके बीच में ब्रिज लगा करके, बस कपलर लगा करके हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। मान लिए बस ए है, बस बी है, बस ए में कुछ डाटा है, बस बी में कुछ डाटा भेजना है, तो उसके बीच में ब्रिज लगा दो, डाटा यहाँ से वहां पार हो जाएगा। वही लिखा है, इफ वन बस बार फेल्स द बस कपलर कैन सिमली स्विच द लोड टू द अदर बस बार। ऐसा जरूरी नहीं एक बस बार फेल हो जाएगा तो दूसरे बस बार से आप डाटा भेज सकते हैं। वही लिखा है, इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ द क्रिटिकल सर्वर एंड द नेटवर्क इक्विपमेंट्स। एक बस बार में मतलब बहुत सारे बस बार लगे होते हैं, मैंने दो सब बस बार का एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे बस बार लगे होंगे एक बस कपलर से। एक बस बार से आपका अगर डाटा नहीं पहुंचता है तो दूसरे बस बार से डाटा को ले लिया जाएगा या तीसरे बस बार से डाटा ले लिया जाएगा, बट एकदम स्मूथ ऑपरेशन करके देगा। हॉस्पिटल में भी यूज होगा। बस कपलर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग अ रिलायबल पावर सप्लाई। देखिए हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस चाहिए होती है, देयरफॉर बस कपलर क्या करता है, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देता है। therefore we use the bus coupler in hospitals where electricity is very important. Electricity plays a very key role in hospitals because hospital needs 24/7 electricity, because in operations lights, various types of lights is present, and it is required because the doctor plays with the life of any person. किसी पर्सन के लाइफ के साथ डॉक्टर खेलता है तो उसकी लाइट ऑपरेट करेगा तो लाइट की जरूरत पड़ेगी। लाइट कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी 24/7, इसलिए बस कपलर कंटिन्यूअस रखता है पावर को, देयरफॉर इट इज नीडेड इन हॉस्पिटल्स। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में देखिए वही लिखा है, रिडंडेंसी एंड प्रिवेंट पावर आउटेज दैट कुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए बहुत खतरा होगा। पेशेंट क्या पता इस लेफ्ट पैर का ऑपरेशन कराएगा डॉक्टर, राइट पैर का, लाइट नहीं है राइट पैर का ऑपरेशन कर देगा, दोनों पैर खराब। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए लाइट हमेशा दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज रिलाई ऑन द बस कपलर टू मेंटेन कंटिन्यूअस पावर सप्लाई टू प्रोडक्शन लाइंस, क्रिटिकल इक्विपमेंट। देखिए इंडस्ट्रीज में भी 24/7 लाइन रहना चाहिए, वहां भी बहुत जरूरत होती है। वही लिखा है, बस कपलर वहां भी यूज होता है ताकि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई रहे। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी रिलाई ऑन बस कपलर पे रिलाई होता है टू मेंटेन कंटिन्यूअस पावर सप्लाई के कारण ये 24/7 क्या करता है, बस कपलर पे रिलाई रहता है, बस कपलर पे डिपेंडेंट रहता है। टू प्रोडक्शन लाइन, क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। क्रिटिकल इक्विपमेंट भी लगे थे, कंट्रोल सिस्टम जैसे कि रिले एंड सर्किट ब्रेकर सब लगे रहते हैं, जिसके कारण कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिलता है। मिनिमल क्या करता है, डाउन मतलब कि शट डाउन कम करवाता है। फिर कॉस्ट इसका भी बहुत कम पड़ता है, जिसकी वजह से ये हाईली क्या होता है कि अवेलेबल होता है और इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड होता है। बस कपलर का क्या बेनिफिट है, यूजिंग बस कपलर ऑफर सेवरल एडवांटेजेस, बहुत एडवांटेजेस है। पहला टिकाऊ होता है, दूसरा क्या होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है और फिल्टर कर देता है। ठीक है, चलिए इनहेंस फॉल्ट, वही रिडंडेंसी, इनहेंस फॉल्ट टॉलरेशन, फॉल्ट को भी पहचान लेता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है एकदम 24/7, कोई दिक्कत नहीं। और इम्प्रूव सेफ्टी इनहेंस, और सेफ्टी भी बरतता है, मतलब कि बहुत मतलब कि कह सकते हो सेफ भी है यूज करना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ, अब देखिए तीनों को हम लोग कैसे यूज करते हैं भैया, आइसोलेटर, फीडर, बस कपलर, सब तो एक ही जैसा लग रहा है। The coordination of isolator, breaker and bus coupler is crucial for the efficient and reliable operation। कोई भी ऑपरेशन को एकदम स्मूथली करना है तो इन तीनों का यूज होना जरूरी है। आइसोलेटर का यूज होना जरूरी है क्योंकि आइसोलेटर कहीं भी फॉल्ट हो जाएगा या फिर कहीं भी मेंटेनेंस करना होगा, स्विच ऑफ करके देगा भैया। फीडर का क्यों जरूरी है, क्योंकि फीडर एक जगह से दूसरी जगह को क्या कर रहा है, करंट को स्मूथली पहुंचा रहा है। और बस कपलर का इसलिए जरूरी क्योंकि डाटा ट्रांसफर से पावर ट्रांसफर, कंटिन्यूअस पावर फ्लो हो,
ये इंश्योर करके देगा। द कोऑर्डिनेशन इंश्योर प्रॉपर प्रोटेक्शन, आइसोलेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। द कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सेलेक्टिव प्रोटेक्शन। सेलेक्टिव प्रोटेक्शन का होता है प्रोटेक्टिव डिवाइस सच एज फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर शुड बी कोऑर्डिनेटेड टू इंश्योर दैट only the faulty section of the system is isolated। देखिए इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगे होते हैं। आपका क्या लगा होगा, सर्किट ब्रेकर लगा होगा, फ्यूजेस लगा होगा, वो सब क्या करेगा, कहीं फॉल्ट आएगा तो तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, रिलेज भी लगे होंगे क्योंकि सर्किट ब्रेकर बिना रिले का काम ही नहीं करेगा। रिले तो भाई, रिले ही महान आदमी खूब देखता है, एकदम आंख कड़ा करके करंट को देखते रहता। करंट जहां भरता है जैसे बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा, फोन करके बोल देगा सर्किट ब्रेकर तुम बंद करो नहीं तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो क्या करेगा, तुरंत सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, अपने सर्किट को ब्रेक कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्रिवेंट अननेसेसरी इंटरप्शन टू द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, जिसके कारण दूसरे पार्ट ऑफ द सिस्टम को इंटरप्ट नहीं करेगा। आइसोलेशन फॉर मेंटेनेंस, आइसोलेशन भी प्रोवाइड करेगा। आइसोलेटर का काम ही होता है कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टू इनेबल द आइसोलेशन ऑफ द स्पेसिफिक सर्किट। किसी भी सर्किट को रिपेयर करना हो, मेंटेन करना हो, क्या कर देगा, तुरंत खोल देगा। खोल देने के बाद क्या होगा कि उसका आप मेंटेनेंस और कुछ भी रिपेयर वगैरह सेफली कर सकते हो। रेसिडुअल चार्जेस को भी हटाना होगा। आपको मैंने शुरू में बताया था कि रेसिडुअल चार्जेस क्या होता है। आप जा करके एक्सेस करिए, रिवाइंड करके फिर से देखिए अगर नहीं समझ में आया तो। रिडंडेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बस कपलर प्रोवाइड रिडंडेंसी इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में रिडंडेंसी भी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूअस पावर देगा। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, रिडंडेंसी मत बोलने का मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई और फिल्टर करके देगा। इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई इवेंट इन द इवेंट ऑफ अ फॉल्ट, फॉल्ट के कंडीशन में भी पावर भेज रहा है। टॉलरेंट होता है भाई, कितना फॉल्ट देगा, दो भाई इसमें ऐसे रहता है। सर्किट ब्रेकर भी रहता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए, बट फॉल्ट टॉलरेंट भी होता है, फॉल्ट को भी टॉलरेट कर सकता है। द कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ऑफ आइसोलेटर, फीडर एंड बस बार एनहांसेस द सिस्टम, क्या क्या करता है ये तीनों मिल करके, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है और रिलेबिलिटी टिकाऊ बना देता है। पावर सोर्स, स्टेप 1 पावर सोर्स देंगे। पावर इज जनरेटेड और सोर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल। देखिए पावर प्लांट्स, अब मैं देखिए हम स्टेप बता रहे हैं कि तीनों कैसे काम कर रहा है। पहले जनरेटिंग स्टेशन में क्या होगा, पावर बनेगा। ठीक है, वही लिखा है पावर सोर्स इज जनरेटेड और सोर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स सच एज पावर प्लांट। कोई भी पावर प्लांट से पावर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर किसके पास आएगा, फीडर सर्किट पास आएगा। फीडर सर्किट क्या करेगा, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू ले जाएगा। बट फीडर से पहुंचने से पहले एक और क्रिया होती, कोई मुझे बता सकता है, कैन एनीवन टेल मी, फीडर में जाने से पहले कहां पर जाता है करंट जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में पावर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। P इज इक्वल टू वी आई, P इज कांस्टेंट तो नहीं, P इज इक्वल टू वी आई तो I इक्वल टू P बाई वी। P कांस्टेंट तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, तो क्या होगा, वोल्टेज को बढ़ाना है तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज को बढ़ाना है तो मेरे को पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड बिफोर ट्रांसमिशन, after the generation of current, after the generation of electricity it is being given to set step up transformer, where the step up transformer steps up the voltage which is being generated in the power plant, and it is given to the transmission lines, and that in transmission lines we can say that it is given to the feeder of the transmission lines। feeder बोलने का मतलब यही है कि एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा, करंट को भेजेगा। मेनली ये फीडर कहाँ यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज होता है, बट इसका ट्रांसमिशन लाइंस में भी यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन फीडर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फीडर होता है। जो ट्रांसमिशन लाइंस में यूज हो उसको ट्रांसमिशन फीडर बोलेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज हो उसको डिस्ट्रीब्यूशन फीडर बोलेंगे। द पावर इज देन ट्रांसमिटेड टू द लोड थ्रू द फीडर सर्किट व्हिच इज बीइंग डिजाइन्ड टू कैरी लार्ज। देखिए उसको कैसे बनाया जाता है कि लार्ज करंट को भी ले जा पाए, लार्ज वोल्टेज को भी ले जा पाए, सब चीज देख करके बनाया जाता है। देयरफॉर इट इज डिजाइन्ड टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ओवर द सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। और ट्रांसमिशन लाइन जानते हैं दूर दूर ट्रांसमिशन के लिए होता है। मान ली पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है और आपको पहुंचाना है झारखंड, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाना होगा थ्रू, और उसको करंट को भेजना होगा थ्रू फीडर। फिर आइसोलेटर आएगा काम में, क्योंकि देखिए बस बार से फिर काम बस फीडर से तो आ गया, फीडर से फिर करंट कहाँ पहुंचेगा, आइसोलेटर पहुंचेगा। वो आइसोलेटर पूरे सबस्टेशन को कंट्रोल करेगा, ऑन और ऑफ करेगा। ठीक है, तो आइसोलेटर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अलोंग विद द फीडर सर्किट
फेल ऑफ और द सेफ आइसोलेशन ऑफ द स्पेसिफिक सेक्शन टू मेंटेन एंड फॉल्ट सेक्शन, कभी फॉल्ट या ये मेंटेनेंस का काम हो तो कर सकते हैं। बस कपलर के बारे में समझिए, फिर उसके बस कपलर में पहुंचेगा अंदर, जैसे ही आपका आइसोलेटर से फिर बस लगे होते हैं और एक बस दूसरे बस से फिर कनेक्टेड रहेंगे यूजिंग द बस कपलर, तो उसके बाद बस कपलर का काम आ जाएगा। बस कपलर कनेक्ट multiple bus bar providing redundancy and flexibility in the power distribution. They enable the transfer of power between the two section of the bus bar. दो से ज्यादा बस बार में पावर जो आएगा वो एक से दूसरे में पहुंचाना है पावर को, तो हम लोग बस कपलर का यूज करेंगे। या डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो हम लोग बस कपलर का यूज करेंगे। लोड क्या होता है? लोड इज फुल्ली डिलीवर टू द लोड, द पावर इज फुल्ली डिलीवर टू द लोड विच कैन बी वेराइटी। अब उसके बाद क्या, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगा, और उस घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचेगा उससे आप मेरे लेक्चर देखोगे। और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है बाबू, आप लोग नहीं करते हो, बस देख करके बस खुश हो जाते हो, उसके बाद खुशी के मारे लाइक सब्सक्राइब को बटन दाबना भूल जाते हो। नहीं, अभी करो, नहीं अभी करो, जाओ और अभी लाइक भी दाबो, सब्सक्राइब भी दाबो, और तो कमेंट करो सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, खराब पढ़ा रहे हो तो लिख दो खराब पढ़ा रहे हो सर, आप खराब पढ़ा रहे हो, आपको ये इंप्रूवमेंट की, जो साथ में इंप्रूवमेंट भी लिख दो कि आपको ये इंप्रूवमेंट करना होगा। मैं जरूर करूंगा अगले लेक्चर से, आपको उससे अच्छा आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। लास्ट स्लाइड है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। प्रॉपर सिलेक्शन इंस्टॉलेशन, ये जानना जरूरी है। इन सबको के बारे में जान गया, आइसोलेटर क्या होता है, बस कपलर क्या होता है, फीडर क्या होता है, अब इसको कैसे प्रॉपर सिलेक्शन कैसे करे या इसका इंस्टॉल कैसे करे उसके बारे में भी तो जानो, क्यों जरूरी है। द प्रॉपर सिलेक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ आइसोलेटर, फीडर एंड बस कपलर आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी। इसका इंस्टॉलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, फॉल्ट डिटेक्ट करके दे रहा है, फॉल्टी सेक्शन को बंद करके दे रहा है, और कहीं भी मेंटेनेंस करना हो तो आइसोलेटर बंद कर दे रहा है पूरे सर्किट को, तो सेफ्टी तो प्रोवाइड कर रहा है भैया, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, टिकाऊ भी बना रहा है और इफिशियंसी भी बढ़ा दे रहा है। कुछ देखिए करंट रेटिंग, कुछ ऐसा चीज है जिसको देखना जरूरी है। पहला करंट रेटिंग देखना जरूरी है। आइसोलेटर फीडर या बस कपलर को चुनना है तो पहले करंट रेटिंग को देखो कि मैक्सिमम करंट को भेजते तो हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, वही लिखा है। चूज आइसोलेटर फीडर बस कपलर विद द करंट रेटिंग दैट एक्सीड द एक्सपेक्टेड करंट लोड। लोड में करंट ज्यादा चाहिए होगा तो उसको बर्दाश्त कर पा रहा है नहीं, ये देख करके आपको ये तीनों सिलेक्ट करना है। वोल्टेज रेटिंग भी देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम वोल्टेज भेज दिया जाए, ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज तब भी हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, वो भी देखना जरूरी है। इंश्योर दैट ऑल द कंपोनेंट्स आर कंपैटिबल विद द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। तीसरा प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके दे रहा है कि नहीं, वो भी जरूरी। कोऑर्डिनेट द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस टू इंश्योर दैट ओनली द फॉल्टी सेक्शन। ऐसा भी होना चाहिए कि फॉल्टी सेक्शन ही आइसोलेट होना, ऐसा नहीं कि पूरे सर्किट को ही बंद कर दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सब चीज देख करके करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड, फॉलो द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन। जो भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, उसे एकदम अच्छे से पढ़ना है और तभी इंस्टॉल करना है। वही लिखा है। क्वालिफाइड पर्सनल, जो भी ट्रेंड जो भी रहते हैं ट्रेनी वगैरह, उन्हें ही काम करने देना है क्योंकि उन्हें सब पता होता है। अगर नहीं भी, अगर एक्सपीरियंस ट्रेनी नहीं भी है तो उन्हें एक्सपीरियंस बनाना है। उन्हें क्या करना है कि ट्रेनिंग देना है, ताकि क्या हो गया, ट्रेंड जो भी तो ताकि क्या हो जाए, ट्रेंड हो जाए। ट्रेंड होने के बाद वो काम कर सकते हैं। एक्सपर्टाइज इन द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रॉपर सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ दिस कंपोनेंट फॉलोइंग दिस गाइडलाइन। ये सब गाइडलाइन अगर आप फॉलो कर लिए तो आप एकदम सेफ, रिलायबल और एफिशिएंट आपका आइसोलेटर, फीडर और बस कपलर बना सकते हो। Following these guidelines ensure the safety, reliability and efficiency of the electrical system, provide protecting equipments and the personal। आदमी भी सेफ रहेगा और आपका इक्विपमेंट भी सेफ रहेगा अगर ये सब चीज देख लिए तो। सेफ्टी, पहले तो सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। प्रॉपर सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन, प्रॉपर सिलेक्शन करना और इंस्टॉलेशन करना है ताकि सेफ्टी बने रहे। रिलेबिलिटी, प्रॉपर इंस्टॉलेशन और प्रॉपर सिलेक्शन करना है ताकि टिकाऊ बने रहे। प्रॉपर सिलेक्शन और प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना है ताकि इफिशियंसी बढ़ जाए। वही लिखा, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड कंपोनेंट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। और प्रॉपर सिलेक्शन इंस्टॉलेशन करना है कि मेंटेनेंस के टाइम आदमी भी सेफ रहे और आपका कंपोनेंट भी सेफ रहे, सब चीज सेफ रहे। चलिए, आपको मैं दुआ करता हूँ सब समझ में आया और आपको कितने मजाक के साथ मैंने सारा कुछ समझा दिया, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। नहीं आया तो तुरंत जाइए कमेंट पर, कमेंट में जा करके लिख दीजिए सर मुझे नहीं समझ में आया, आपको ये चीज में इंप्रूवमेंट करना है, मैं वो भी देखूंगा। प्लस आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है।
मोटिवेट करने अपने मास्टर को। देखिए मैं आपको सारा कंटेंट दे रहा हूँ, बस आपको बशर्ते क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। मैं आपको 1 घंटे का वीडियो दे रहा हूँ, तो आपका बस सिर्फ काम है कि लाइक सब्सक्राइब करें। इसलिए आपको जरूर करना है, लाइक सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि और 4 लेक्चर के बाद ये सबस्टेशन सीरीज भी खत्म हो जाएगा और एक नया सीरीज का आरंभ होगा। चलिए मैं दुआ करता हूँ सब चीज समझ में आया हो। चलिए थैंक यू एंड जय हिंद।